हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए प्रोज से लेसन 5 टार्च बियरर्स के बारे में आज इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो देखिए, टार्च बियरर्स जिसको लिखने वाले जो लेखक हैं, जिनका नाम है W.M. रायबर्न। तो W.M. रायबर्न एक ऐसे लेखक हैं जो 20वीं शताब्दी के लेखक हैं और जिनका जन्म 4 दिसंबर 1895 ईस्वी में हुआ और जबकि इनकी मृत्यु 1986 में लगभग 90 या 91 वर्ष तक ये जीवित रहे। तो इस तरीके से W.M. रायबर्न ने टार्च बियरर्स लिखा है। अब टार्च बियरर्स का हिंदी में अर्थ क्या आएगा? तो टार्च माने होता है मशाल या प्रकाश कह सकते हैं। बियरर्स माने ढोने वाले लोग, यानी कि मशाल ढोने वाले लोग, या आप कह सकते हैं मशाल वाहक, मशाल ले जाने वाले लोग। तो इस कहानी में जो लेखक है, यह एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जो आपका पार्ट है लेसन 5 टार्च बियरर्स है, वास्तव में यह 2 पार्ट में है। एक पार्ट 1 है और फिर पार्ट 2 है। तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे भी। और ये समझ लीजिए कि ये आपका पार्ट 1 है, पहला पार्ट है, जिसमें लिखा भी है, यहाँ पर देख लीजिए पार्ट 1 लिखा हुआ है। तो पार्ट 1 में एक कहानी, व्यापारी का एक कहानी, जिसके 2 बच्चे थे और व्यापारी बहुत ही धनी था और वह अपने पैसे को दोनों बच्चों में बांटना नहीं चाहता था, बल्कि वह किसी एक को ही सारे संपत्ति दे देना चाहता था, जो उन दोनों में से यह सिद्ध कर देता कि कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो पार्ट 1 में एक कहानी व्यापारी से संबंधित है और जब पार्ट 2 आप पढ़ेंगे तो पार्ट 2 में एक कहानी गुरु नानक और उनके एक शिष्य मर्दाना के बारे में है। तो चूंकि इन दोनों ही कहानियों को शुरू में ही, लेसन के शुरुआत में ही लेखक ने इसलिए लिखा है ताकि इससे हमको कुछ प्रेरणा मिल सके और इन्हीं कहानियों के आधार पर आगे चल करके जो पॉइंट्स इन्होंने इस पाठ में लिखा हुआ है टार्च बियरर्स में, यानी कि मशाल वाहक के रूप में, तो वह और ही प्रेरणादायी हो जाता है अगर हम टार्च बियरर्स को इन कहानियों के माध्यम से पढ़ें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पाठ है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1 के बारे में, जिसमें एक वृद्ध व्यापारी और उनके 2 बेटों की कहानी है और उस कहानी के आधार पर फिर लेखक अपनी बात को रखना चाहता है। जहाँ तक टार्च बियरर्स का सवाल है, इसके शीर्षक का सवाल है, तो देखिए, टार्च बियरर्स माने होता है मशाल ढोने वाले लोग, या आप यह कह सकते हैं कि जो लोग ज्ञान को फैला सके, यानी ज्ञान को ले चलने वाले लोग। टार्च का अर्थ जो है प्रकाश से भी है, प्रकाश का अर्थ नॉलेज से है, ज्ञान से है। तो प्रकाश ढोने वाले लोगों के बारे में लेखक बताना चाहता है। संक्षेप में आप टार्च बियरर्स का ये हिंदी में अर्थ समझ सकते हैं या मूल भाव समझ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 1 के बारे में। तो इसमें आप देखिए लिखा हुआ है कि वंस अपॉन टाइम, किसी समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, किसी समय, मेनी सेंचुरीज एगो, यानी कि शताब्दियों पहले की बात है। और वंस अपॉन ए टाइम मेनी सेंचुरीज एगो देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, शताब्दियों पहले किसी समय एक व्यापारी रहा करता था। ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉइल्ड हार्ड, उसने अपने पूरे जीवन भर कठोर मेहनत किया। बाइंग एंड सेलिंग, खरीदारी किया और बेचा। विथ द रिजल्ट, परिणाम ये हुआ दैट ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, कि उसने बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर लिया। एज द ईयर्स वेंट बाई, और जैसे जैसे समय व्यतीत होते गए, वर्ष निकलते गए, ही लैड बाई मोर एंड मोर रिचेज, तो उसका धन भी और भी ज़्यादा बढ़ता गया। बट द डे केम व्हेन ही फेल्ट, लेकिन वह भी दिन आया जब उसने महसूस किया दैट ही हैड नॉट रिमेन
not long to remain in this world, कि अब उसको इस संसार के अंदर ज्यादा दिन तक नहीं रहना है। He began to wonder what he should do with his money. अब उसे चिंता सताने लगी कि वह अपने उस धन का जो इतने मेहनत से गाढ़े परिश्रम से कमाई किया हुआ है तो उसको क्या करे। नाउ ही हैड टू सन्स। अब अगले पैराग्राफ में लेखक कहता है कि अब उस व्यापारी के दो लड़के थे। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन दम। और उसने ये तय कर लिया था कि अपने उस धन को, संपत्ति को वह दोनों लड़कों में बराबर बराबर नहीं बांटेगा। बट ही वुड गिव इट ऑल टू वन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू। बल्कि वह ऐसा करेगा कि वह किसी एक को ही सब कुछ दे देगा जिसमें से उन दोनों में से यह सिद्ध कर देगा कि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो उसी को दे देगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व वाज दैट, अब समस्या ये थी, आप फाइंडिंग आउट, यह पता लगाने की समस्या थी, व्हिच ऑफ द टू सन्स, किन दोनों लड़कों में से वाज क्लेवरर, कौन ज्यादा क्लेवर है यानी कि चालाक है। He decided to solve this problem by giving them a test. इसलिए उस व्यापारी ने इन दोनों को एक टेस्ट लेकर के और इस समस्या का समाधान करने के लिए सोचा। Calling the young man, he said to them, उन लड़कों को बुला करके उसने उन लोगों से कहा, Here are 2 rupees, यहाँ 2 रुपए हैं। I want you to take 1 rupee each, मैं चाहता हूँ कि दोनों लोग एक एक रुपया ले लीजिए। एंड देन गो आउट सेपरेटली, और इसके बाद अलग अलग आप लोग जाएं। एंड बाई समथिंग, और कुछ ऐसा चीज खरीद कर लाइए, विच विल फिल दिस हाउस, जिससे कि यह घर भर जाए। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, याद रहे आपको 1 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करने हैं। तो इस तरीके से उस व्यापारी ने अपने लड़कों से कहा। द टू सन्स लुक्ड एट हिम एज इफ ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंसेस, और वो दोनों लड़के उस अपने पिता को, वृद्ध व्यापारी को ऐसे देखने लगे जैसे कि उन लोगों का दिमाग ही खराब हो गया हो। हाउ कैन वी पॉसिबली बाई एनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस विथ ओनली 1 रुपी, और भला ये कैसे संभव कि हम 1 रुपए में केवल और पूरे घर को भर पाएंगे। दे आस्क्ड देमसेल्फ, वो दोनों लड़के सोचने लगे। एंड दे वर रिलक्टेंट टू पिक अप द रुपीज, और फिर भी अब वो लोग उन रुपए को इसी कारण से वो लेना नहीं चाहते थे कि 1 रुपए में संभव ही नहीं है कि घर भरे। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन देयर डूइंग एज ही टोल्ड देम, आप यू गो। लेकिन अब उस वृद्ध पिता ने इन लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। इंसिस्टेड माने मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। आप यू गो, जाने से पहले ही सेड, उसने कहा, एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, इस काम पर ज्यादा समय भी मत लगाना। आई एक्सपेक्ट यू बैक इन कपल ऑफ डेज, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि 2 दिन के अंदर अंदर आप लोग कुछ खरीद कर ले आइए जिससे घर भर जाए, केवल 2 दिन के अंदर। तो अब समझने की बात यह है कि 1-1 रुपये में 2 दिन का समय मिला, जिसमें इनको कुछ ऐसा चीज खरीदना है 1 रुपये में केवल, जिससे कि घर भर जाए, और ज़्यादा अपने पास से भी नहीं लगाना, कुछ और भी खर्च नहीं करना। ऐसा नहीं है कि कुछ और खर्च कर दें और अलग से या उसमें सपोर्टिंग हो जाए, तो ऐसा कुछ करना नहीं है। ये भी बात जो है थी उसमें। तो अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। सो ईच, इस प्रकार ईच यंग मैन, दोनों लड़कों ने, टुक अप रूपी एंड वेंट आउट, 1-1 रुपया लिया और बाहर चले गए। द फर्स्ट वन वॉन्डर्ड थ्रू द बाजार, और जो पहला लड़का था यानी बड़ा लड़का था वो सीधे सीधे बाजार चला गया। बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसको बाजार में कुछ ऐसा नहीं मिल सका विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज, जो उसके लक्ष्य की पूर्ति कर सके। ऑल डे लॉन्ग ही वॉन्डर्ड अबाउट, पूरा दिन भर वो भटकता रहा। लुकिंग इन द शॉप्स, और दुकानों को देखता रहा। बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। He became more and more certain, अब उसको यही लगने लगा that something had gone wrong with his father, कि लगता है कुछ न कुछ उसके पिता के साथ तो गड़बड़ी हुई है, यानी उसका दिमाग खराब है। He was about to give up his search in despair, और निराश होकर के वह लड़का
अपनी उस खोज को बंद करने ही वाला था व्हेन ही सॉ ब्लक कार्ट विथ लोड ऑफ है, तब तक उसको एक बैलगाड़ी दिखाई दी जिसमें भूसा लदे हुए थे। दैट लुक्स होपफुल, और ये भूसा उसको बहुत ही आशावान लगा कि हाँ, इससे शायद कुछ काम बन जाए। ही थॉट, उसने सोचा, आई वंडर हाउ मच है आई कैन गेट फॉर रुपी। फिर भी ये सोच रहा था कि भला 1 रुपए में कितना भूसा खरीद सकूंगा। He went up to the driver of the cart and inquired about the price of the hay, और वह उस बुलक कार्ट के जो ड्राइवर था उसके पास, उस बैलगाड़ी के ड्राइवर के पास गया और उस जो भूसा था उसका प्राइस पूछा, दाम पूछा। देयर वॉज ए गुड डील ऑफ हैंगिंग ओवर द प्राइस, और जबकि सचमुच में उस समय कीमत बहुत बढ़ी हुई थी, बट इन द एंड, लेकिन अंत में, ही वॉज एबल टू बाय द लोड ऑफ है फॉर रुपी, किसी तरीके से वह 1 रुपए में पूरे बैलगाड़ी का जो भूसा लदा हुआ था खरीदने में सफल हो पाया। दिस वॉज इन द डेज वन ए रूपी कुड बाई ए ग्रेट डील मोर देन इट वॉज बाई नाउ। हालांकि उस समय का जो 1 रुपया था वो आज के 1 रुपए से कई गुना बड़ा था या बहुत ज्यादा महत्व वाला था। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विद द हे टू हिज फादर्स हाउस। इस प्रकार वह लड़का उस भूसा से लदी हुई बैलगाड़ी को अपने पिता के घर लाया। होपफुली ही प्लाइड इट इनटू द हाउस, बड़े आशा के साथ उसने सारे भूसा को नीचे उतारा। बट व्हेन इट वाज ऑल इन, लेकिन जब वो सारे भूसा को नीचे उतार लिया, ही फाउंड, उसे पता चला दैट कि देयर वाज नॉट एनफ टू कवर इवन द फ्लोर, लेट अलोन फिल द होल हाउस। यहाँ तक कि पूरा फर्श भरने को कौन कहे, पूरा घर भरने को कौन कहे, जो उसका फर्श था उसको भी वो कवर नहीं कर पाया, और पूरा घर भरना तो दूर। अब इसके बाद देखिए अगला पैराग्राफ आता है कि व्हेन द सेकंड सन वेंट आउट विथ ए रूपी, लेकिन जब दूसरा लड़का अपने रुपए के साथ गया, ही डिड नॉट गो टू स्टेट वे टू द बाजार, वह सीधे सीधे बाजार नहीं गया था। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने के बजाय, ही सैट डाउन, वह बैठ गया था, एंड बिगन टू थिंक, और सोचने लगा था। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय तक ही सैट थिंकिंग अबाउट, और वह सोचता रहा, व्हाट ही कुड पॉसिबली बाई, कि क्या संभव है कि 1 रुपए में खरीदा जाए जिससे कि घर भर जाए। एट लेंथ, काफी समय निकल जाने के बाद, एट इवनिंग टाइम, और जब लगभग शाम का समय हो गया था, एन आइडिया स्टक हिम, उसके दिमाग में एक विचार आया। टेकिंग हिज रूपी ही वॉकड क्विकली डाउन द बाजार, अपने रुपए को लेकर के वह शीघ्रता से बाजार गया। टिल ही केम टू ए शॉप, वह एक ऐसी दुकान पर आया, where कैंडल्स वर सोल्ड, जहां पर मोमबत्तियां बिक रहे थे। ही स्पेंट हिज रूपी ऑन कैंडल्स, और वह अपना रुपया मोमबत्तियों को खरीदने में खर्च कर दिया। आप विच ही गाट क्वाइट नंबर, और जिसके बदले में उसको बहुत ज्यादा मोमबत्तियां मिल गए, 1 रुपए में बहुत सारी मोमबत्तियां मिल गई। देन टेकिंग हिज कैंडल्स विथ हिम, और इसके बाद अपने कैंडल्स को अपने साथ लेकर के ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, वो अपने पिता के घर वापिस आ गया। व्हेन ही गाट देयर, जब वो वहां पहुंचा, हिज ब्रदर वाज स्टैंडिंग डिस्कंसोलेटेडली लुकिंग एट द hay spread on the floor, तो उसने देखा कि उसका जो भाई है, बड़ा भाई है, वो फर्श पर उस भूसा को फैलाए हुए निराश या उदास उस फर्श पर खड़ा है। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब लगभग अंधेरा होने जा रहा था, अंधेरा हो रहा था। क्विकली द सेकंड सन, 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम स्टूड, 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, शीघ्रता से उस दूसरे लड़के ने क्या किया, 2 या 3 मोमबत्तियों को हर एक कमरे में लगा दिया। देन ही लिट दम, इसके बाद उसने उनको जला दिया। एट वंस द हाउस वाज फिल्ड विथ लाइट, और इस प्रकार से पूरा का पूरा घर प्रकाश से भर गया। हिज फादर वाज वेरी प्लीज्ड विथ हिम, उसके पिता उससे बहुत खुश हुए। एंड सेड, और कहा, माय सन, मेरे पुत्र, यू हैव शोन ट्रू विजडम, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखलाई है। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। नाउ, अब देखिए ये था कहानी आपका। अब इस कहानी के आधार पर अब लेखक हम लोगों का ध्यान ले आता है इसके मूल तत्व पर। नाउ वी आल लिव इन बिग हाउस, अब कहता है लेखक कि अब हम सभी लोग एक बहुत बड़े घर में रहते हैं। विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, जिसको हम लोग अपना स्वदेश कहते हैं।
We have each been given some 1 rupee, some 2 rupees, some 3 and some 4। और लेखक कहता कि हम सभी लोगों को किसी को 1 रुपए, किसी को 2 रुपए, किसी को 3 और किसी को 4 रुपए दिए गए हैं। These rupees are not rupees with which we can buy things। हालांकि ये रुपए वे रुपए नहीं है जिनसे कि हम सामान खरीदते हैं या वस्तु खरीदते हैं। ये सब ऐसे रुपए नहीं हैं कि जैसे कोई सामान खरीद लाया जाए, ऐसे रुपए नहीं हैं। लेकिन बट दे आर डिफरेंट पावर्स वी हैव बीन गिवन। लेकिन हम लोगों को एक विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं, यानी विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं। जैसे ईच ऑफ अस हैज पावर ऑफ बॉडी, हम में से प्रत्येक लोगों के पास शारीरिक शक्ति, पावर्स ऑफ माइंड मन की शक्ति है, पावर्स ऑफ कैरेक्टर चरित्रों की शक्ति दी गई है। तो ये भी रुपए से कम नहीं है। ईच ऑफ अस, और हम में से प्रत्येक लोगों को हैज गिवन हैज स्ट्रेंथ, टाइम, इंटेलिजेंस, हम में से प्रत्येक लोगों को शक्ति मिली है, समय मिला है, बुद्धिमत्ता मिला है, विच कैन बी यूज्ड, और जिसका प्रयोग किया जा सकता है। एज वी लीव स्कूल, जब हम लोग विद्यालय छोड़ते हैं, गो आउट इनटू द वर्ल्ड, और संसार में प्रवेश करते हैं, वी आर टेस्टेड टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज देम दिस टैलेंट्स। तब ये पता चलता है, तब यह देखा जाता है, हम लोगों की परीक्षा होती है कि हम लोग अपने उस प्रतिभाओं का किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, विच वी पजेस, जो हमको मिला था या जो हमारे पास प्रतिभाएं हैं। आर वी गोइंग टू यूज दम टू बाई यूजलेस है, क्या हम लोग अपनी उस प्रतिभा को उस बेकार की घास या भूसा खरीदने में लगा रहे हैं। अथवा आर वी गोइंग टू यूज दम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आवर हाउस, दैट इज आवर कंट्री, अथवा हम अपने प्रतिभा का प्रयोग और उसी प्रकाश के समान फैला रहे हैं जैसे सबसे बड़ा जो घर हमारा देश रूपी जो सबसे बड़ा घर है पूरे देश भर में प्रकाश फैलाने का काम कर रहे हैं। इफ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, अगर हम सभी लोग अच्छा नागरिक बन रहे हैं, देन वी शैल यूज आवर पावर्स एंड एबिलिटीज टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो हम में से सभी लोगों को अपनी शक्तियां और अपनी क्षमताओं का प्रयोग देश के कोने कोने में उस प्रकाश को फैलाने में करना होगा। दैट इज जो है वी शैल स्पेंड आवर सेल्व्स इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और ये हम लोग अपने देश की सेवा समझते हुए इसे करना है। अब लेखक एक बात और समझाता है कि नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज गुड सिटीजन। ऐसा करना क्यों है? क्योंकि कोई भी देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक कि उस देश के नागरिक अच्छे ना हों। सो दैट, इसलिए इफ वी लव आवर कंट्री, अगर हमें अपने देश से प्रेम है, एंड वांट टू सर्व इट, और इसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शैल ट्राई टू बी गुड सिटीजन, तो हमें अच्छा नागरिक बनना होगा। तो जब हम अच्छा नागरिक बनेंगे तो प्रकाश फैलाएंगे हर जगह, तो इसलिए एक दूसरे से ये बातें लिंक्ड हैं। तो अच्छा नागरिक ही देश की रक्षा कर सकता है, इसलिए लेखक कहता है वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम लोग स्कूल में होते हैं, विद्यालय में होते हैं, दिस इज व्हाट, तो ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों को सिखाई जाती हैं, वी शुड बी डूइंग, दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग, वो चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती हैं। वी शैल बी ट्रेनिंग आवरसेल्व्स इन सिटीजनशिप एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन। लेकिन एक बात लेखक और जोड़ देना चाहता है कि हम सभी लोगों को नागरिकता का और अपने अच्छे नागरिक के चरित्रों का निर्माण स्वयं करना होगा, उसका विकास स्वयं करना होगा। इफ़ वी डू नॉट इफ़ वी डू दिस, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो देन, तब जा कर के व्हेन वी लीव स्कूल एट एंड होम, और जब हम लोग अपना विद्यालय छोड़ते हैं और घर छोड़ते हैं, एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और देश के विभिन्न कोने कोने में या भागों में जाते हैं, वी शैल बी एबल टू फिल विथ द लाइट ऑफ गुड सिटीजन, तब हम लोग अच्छे नागरिकता के प्रकाश से भरने में योग्य हो पाएंगे। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट के बारे में, और अब ये फर्स्ट पार्ट टार्च बेयरर्स का अब यहीं पर समाप्त होता है, और यह वीडियो भी अब यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी मैं नए वीडियोज बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।